कैविटी क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी मेटल स्फेयर है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, मेटल स्फेयर है या जरूर नहीं स्फेयर हो, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये कैविटी है। लेट्स से इस कैविटी का रेडियस है r। कैविटी, मेटल स्फेयर। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा तो क्या होगा कैविटी के साथ? कैविटी का रेडियस घटेगा या बढ़ेगा? सर कम होगा। कम होगा ना। लॉजिक? बाकी का जो मेटल का है वो एक्सपेंड होगा, और जब एक्सपेंड होगा तो अंदर वो मेटल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये जो कैविटी है वो भर जाएगी। प्रैक्टिकली देखा है देखा है कि कम हो गया। सर। हाँ सर, वैक्स में देखा था सर। मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा कोई सर। ऐसा जो सपोर्ट करेगा कि मैंने मेटल स्फेयर लिया है, अल्फा इज पॉजिटिव, सर आप अल्फा वापस इज पॉजिटिव। सर आप वापस बता सकते हो आपको आपने क्या किया? हाँ, मैंने बस अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने नेक्स्ट हेडिंग दिया एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, और उसमें मैंने बोला एक मेटल स्फेयर है जो रेड सर्कल से बना रखा है, उसके अंदर एक कैविटी ऑफ रेडियस आर। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the radius of the cavity will increase or decrease. और किसी का कोई लॉजिक? कोई ऐसा जो रेडियस बढ़ेगा वाला सपोर्ट कर रहा है? सर कैविटी क्या है? कैविटी इज बेसिकली, जैसे मान लो पूरा मेटल स्फेयर है, उसमें उतना दूर एयर है, वहां पर मेटल नहीं है। ओके, मतलब हॉलो है अंदर से। हाँ, खाली हॉलो है। कोई ऐसा जो सपोर्ट करेगा कि रेडियस का बढ़ेगा? चलो मैं एक और फिगर में आपसे अगर मैं इस कैविटी को यहाँ बनाऊं, सेंटर पे है, अब कुछ लग रहा है क्या? सोचो एक बार कि इसका रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? अब शायद बढ़ जाए। तो बढ़ेगा। अब शायद बढ़ बढ़ेगा? जाएगा। हाँ अच्छा, उधर घट जाएगा इधर बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सर हमेशा हो gravity के साथ कैविटी कम होगा ही। सर, कैविटी कहाँ पे है वो भी डिपेंड करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, कैविटी कहाँ पर नहीं डिपेंड करेगा, तो बढ़ेगा क्योंकि सर चीजें तो हमेशा। सेम हो रही है ना दोनों जगह। ओके, बढ़ेगा पे कितने लोग हो? हैंड रेस करो एक बार। ये रेडियस इंक्रीज करेगा। सर आपने क्या लॉजिक? पढ़ा है अब तक? किस केस में सर, पहले ड्राइंग या दूसरे ड्राइंग में? नहीं, दोनों में आइदर बढ़ेगा या दोनों में आइदर घटेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक में बढ़ेगा एक में घटेगा, नहीं, दोनों में आइदर बढ़ेगा या आइदर घटेगा। चलो मैं दिखाता हूँ। दोनों केस में जो रेडियस होगा ना वो इंक्रीज करेगा। ओके श्रीकांत, दोनों केस में रेडियस इंक्रीज करेगा। देखो कैसे, इस पॉइंट का बात करो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो अगर इन दोनों पॉइंट का बात कर रहे हो, ठीक है, ए और बी, तो पॉइंट ए किधर मूव करेगा? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो पॉइंट ए राइट में मूव करेगा क्या? पॉइंट बी इधर मूव करेगा, और ये पूरा स्क्वायर बड़ा होगा थोड़ा सा, हाँ राइट? पॉइंट ए और पॉइंट बी मैं जस्ट आउटसाइड दैट कैविटी अज्यूम किया हूं, तो क्या लग रहा है? रेडियस इंक्रीज होगा, तो कैविटी का लेंथ भी इंक्रीज करेगा। सर अंदर के साइड से भी एक्सपांड होगा। अंदर की साइड से एक्सपैंड होगा कैसे? कैविटी है ना, वहां पे मेटल तो है नहीं, अल्फा तो है नहीं, अंदर की side कैसे एक्सपैंड करेगा? हमेशा दूर जाएगा, जब भी कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना वो दूर जाएगा एक दूसरे पार्टिकल से। हेलो सर। हाँ हेलो। सर ये क्या बता रहे हो, वापस बताओ। मैंने बताया कि अगर मान लो किसी मेटल स्फेयर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर एयर है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैविटी का रेडियस भी बढ़ेगा। ओके। सेकंड वाले केस में भी वैसा ही होगा। सर वो अंदर की तरफ भी तो एक्सपैंड कर सकता है ना। वही बोल रहा हूँ सर, रॉड खाली रखा तो दोनों साइड से एक्सपैंड करेगा।
हाँ रॉड खाली रखकर दोनों साइड से एक्सपैंड करेगा एग्जैक्टली। तो तुम ऐसा ही इसको है ऐसा ट्रीट करो। ओके इसको ऐसा ट्रीट करो। लेट्स से ये एयर रॉड है कैविटी के अंदर वाला। तो क्या होगा अगर तुम उसको टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, दोनों साइड से एक्सपैंड करेगा, तो दोनों पॉइंट ए और बी बाहर गया। ठीक है। सर लेकिन वो रॉड मतलब पॉइंट ए और बी अंदर भी तो जा सकता है, सर उधर एयर भी तो रॉड क्यों स्पेस देख है ना। हाँ पॉइंट ए और बी अंदर भी जा सकता है, लेकिन अगर तुम पॉइंट ए और बी को अंदर भेजोगे तो तुम सोचो वहां का जो एयर है वो भी तो थोड़ा सा एक्सपैंड किया होगा, हाँ सर तो वो वही उसको डाउट अपोजिट था, अंदर डायरेक्शन में कुछ पुश है कर रहा या नहीं होगा। इसमें। नहीं वहाँ एयर है ना। एयर है ओके तो सर ठीक तो बट है। ये दो बाहर फोर्स को जाएंगे। तो हम नेग्लिजिबल भी काउंट कर ही सकते हैं ना, क्योंकि उतना थोड़ी ना मायने रखेगा वो। हाँ लेकिन ज्यादा प्रेशर जब तुम काफी ऐसे होता है। प्रेशर आप ये या फिर अगर तुम एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना तो वो तुमको दिखेगा कि वो बाहर जा रहा है, और वो सेम रिलेशन होल्ड करेगा जो न्यू रेडियस होगा ना r डैश, this will be r naught times of, let's say this is r naught times of 1 plus alpha delta t, where alpha is coefficient of linear expansion. linear expansion। Linear expansion. सर एक मिनट हम लिखने। Hmm. खाली है, क्या? कैविटी मतलब हॉलो है। हाँ कैविटी मतलब हॉलो है। हाँ डन सर। डन। ओके सर एक मिनट। सो नोट। हाँ डन सर। okay, so if we increase the temperature the radius of the cavity will also increase. Question, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसमें दो कैविटी है, मतलब वो ऊपर वाली जो चीज है वो 2 डायमेंशन में भी वैलिड है, 3 डायमेंशन में भी वैलिड है। ओके सेम तरीके से इसमें दो कैविटी है, एक एंड दूसरा, ये दो कैविटी है। लेट्स सी दोनों का रेडियस r1 एंड r2। इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, ये साइड लेंथ है l, ये साइड लेंथ है b, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दिस इज d। तो अब मैं थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया। हाँ ओके कुछ नहीं सर, देन हो गया। so next question, if the temperature is increased by delta t, if the temperature is increased by delta t and new length, width, radius
and separation between the two and separation between the two cavity are L dash, B dash, R dash, and R1 dash, R2 dash, R1 dash, R2 dash, and D dash respectively. Find L dash by L, R dash, R1 dash by R1, R2 dash by R2, D dash by D, B dash by B. सारे values find करना. Just hold a minute. Coefficient of linear expansion alpha assume करेगा. Done. सबका वैल्यू सेम आ रहा है क्या? ट्रेपेजियम टाइप बन जाएगा ना. ट्रेपेजियम क्यों बनेगा? रेडियस अलग है, सो इधर की ब्रेड्थ अलग होगी और उधर की ब्रेड्थ अलग होगी. नहीं सर, कुछ फिर भी नहीं. ट्रेपेजियम नहीं समझ में आया मुझे. सर सब सेम ही आना चाहिए. सब सेम ही आना चाहिए. करके देख लो, सब सेम आ रहा होगा approximately. नहीं सर, मतलब सब में सेम एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगा है तो हाँ, सब में एक सेम एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगेगा. सर बट डी में कुछ चेंज आएगा ना. डी का बस सोचो क्या होगा.
सर डी का एक्सपैंड होने के बाद जो एक्स्ट्रा रेडियस पड़ गया उसको निकाल देंगे क्या? हाँ, देखो सिचुएशन क्या होगा ये समझो पहले। सिचुएशन ये होगा कि मेरा ऐसा है ना, ये थोड़ी देर बाद ये अगर मान लो यहाँ पहुंच गया, ये जो मेटल प्लेट है ये ऐसा हो गया, let's say, एक मिनट रुको। सॉल्यूशन डी भी एक्चुअली सेम चीज आएगा, अल्फा डेल्टा टी आएगा। तो थोड़ी देर बाद लेट्स से ये ऐसा बन गया, सब लोग को ऐसा लग रहा होगा कि डी डिक्रीज करेगा, राइट? नो सर, कितने लोग को लग रहा है डी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा? श्योर? सर दोनों होगा लेकिन कौन सा ज्यादा होगा उसका नहीं। नहीं, हाँ सर, वो दोनों होगा। रेडियस अच्छा रेडियस भी होगा। अच्छा, ये जो R1 वाला जो कैविटी है, क्या वो ऐसा होगा या कुछ और होगा? सर वो सेंटर से सर्कल को थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, ऐसा होगा एग्जैक्टली वो थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इसलिए। ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से। अरे, ये कैविटी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस टाइप से। तो थोड़ा बड़ा भी हुआ है और लेफ्ट में भी शिफ्ट किया है R1 रेडियस वाला। सिमिलरली R2 रेडियस वाला भी क्या होगा, थोड़ा बड़ा भी होगा और राइट साइड को शिफ्ट करेगा, राइट? तो जो D दिख रहा है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये भी क्या हुआ, थोड़ा इंक्रीज किया, राइट? तो एल एल डैश एल ये सब के लिए तो सेम फॉर्मूला लगेगा। एल डैश जो होगा वो एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा, राइट? तो एल डैश बाई एल आ जाएगा तुम्हारे पास, एल डैश बाई एल नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यही रिलेशन सबके लिए होगा। डी के लिए बताओ क्या रिलेशन आएगा? सर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस R1 डैश प्लस R2 डैश माइनस R1 R2 बाय डी नॉट। नहीं 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 नहीं, इतना गंदा नहीं आएगा। देखो डी के लिए क्या सोचो, इन दोनों पॉइंट का बात करो, तो यहाँ पर एक मेटल वायर जैसा ट्रीट कर लो, तो सर डी सेम ही आ गया। सेम ही आ जाएगा। तुम डी डैश के लिए क्या लिखोगे, डी डैश इज डी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो डी डैश बाई डी भी क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उस मेटल वायर जैसे ट्रीट कर लो उसको। सर बट कैविटीज जो बड़े हो रहे हैं तो उसका हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे कि वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हाँ, कैविटी बने हुआ तो लेफ्ट और राइट भी तो शिफ्ट किए ना। सर बट अगर कैविटीज नहीं होते, हम लोग बस दो पॉइंट्स को ले रहे होते तो फिर। तब भी उतना ही होता। तो भी तो उतना ही होता ना, डी डैश डी डॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बनता ना। अच्छा ठीक है सर। वो बेसिकली दो पॉइंट जैसा ट्रीट होता रहेगा हमेशा। सर अगर इसमें एल कांस्टेंट ले लेते तो कम होता ना सर? एल कांस्टेंट ले लेते मतलब तुम बोल रहे हो एल कांस्टेंट कैसे लेते? तो कैविटी नहीं होता वहां पे बेसिकली, फिर तुम ऐसा बोल दो कि एक एल्युमिनियम प्लेट था, उसमें कुछ कट करके वहां पर कॉपर प्लेट है, कुछ हम लोग उसमें फंसा दिए, राइट? जिनका अल्फा अलग अलग है, हाँ ठीक है? हाँ सर। तो उस टाइम क्या होगा, दो कंडीशन आ सकती है। पहला कि जैसे मान लो ये नोट करना है क्या इसमें कुछ, क्या हो गया? सही डायग्राम। जो छोड़ लो मैंने ये note करो।
So then डन। अच्छा, अब जो मैं केस बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अल्युमिनियम प्लेट में तुमने कॉपर डाल दिया इस टाइप से, ये लेट से एक अलग मटेरियल का ऑब्जेक्ट है और इसमें तुमने ऐसा कट किया यहाँ पे और यहाँ पर कॉपर चिपका दिया, लेट्स से कॉपर, और ये कुछ और है मटेरियल टू, लेट्स से मटेरियल वन। तो दो केस हो सकता है कि अल्फा ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ कॉपर, या फिर अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ मटेरियल। सर उसमें अगर दोनों कैविटी क्यों नहीं लिया आपने? किसमें? सर इसमें आपने नहीं, कैविटी क्यों नहीं लिया अलग वायर क्यों? उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि मान लो कि लेंथ इंक्रीज ही नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो मैं कैविटी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैविटी में भी तुम लेंथ अगर इंक्रीज नहीं किया तो वहां पर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो मैं स्ट्रेस तुमको नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा एक्चुअली। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर अल्फा ऑफ मटेरियल ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कॉपर कम एक्सपैंड करेगा, मटेरियल ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, तो cavity आफ्टर create होता कैविटी क्रिएट हो जाएगा वहां पे। और अगर अल्फा ऑफ कॉपर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वहां पर कॉपर वाला जो है वो मटेरियल पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और वहां पर एक क्वांटिटी होता है, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस, वहां पर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। restoring force. हाँ हाँ, रिड्यूसिंग फोर्स वहां पर आएगा रोल में। स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स करंट एरिया, वो डेवलप होगा वहां। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग कौन सा पॉइंट था? 11 11 एक्सक्यूज मी जिस, सर। हाँ सर हम लोग कैविटी हमेशा सिर्फ एक सर्कल या स्फीयर के फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी कोई भी कैविटी हो उसका डायमेंशन उस रेशियो में इंक्रीज करेगा। ओके सर। जैसे मान लो तुमने कैविटी ऐसा ले लिया, इससे ये है, तुमने ये कैविटी लिया ऐसा कुछ। अगर तुम इन दोनों पॉइंट का बात करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट और ये पॉइंट दिख रहा है ना रेड, यस सर। लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज डी। अब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नया जो डी होगा दैट विल बी डी नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में तुम ये रिलेशन लिख सकते हो। ओके सर। अब तो खत्म ही हो गया 11th पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मटेरियल। सो अगर मान लो एक मटेरियल है तुम्हारे पास किसी भी शेप का रैंडम, अगर मैं इस पे दो पॉइंट लिया 1 2, लेट्स से इसके बीच का डिस्टेंस r है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r इंटू 1 1 वन plus प्लस प्लस alpha अल्फा delta. डेल्टा टी। कोई भी दो पॉइंट ले लो, लेट्स से ये दो पॉइंट है a b, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस t है, तो a b डैश इज इक्वल्स टू t इंटू 1 वन प्लस प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा। डेल्टा टी। देन
यस सर। नेक्स्ट 12th। सर ये टी क्या है इसमें? ए बी का बीच का डिस्टेंस है टी। तुम टी को ए बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग दो स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस समझ लेते हैं क्योंकि स्ट्रेस तुम लोग को पढ़ाया नहीं गया अभी, फिर उसका एप्लीकेशन करते हैं जैसे बुआंसी में किया था सेम काम। सो स्ट्रेस इज, जैसे मान लो एक रॉड है ऑफ लेंथ एल, मैंने इस पे इधर फोर्स लगाया तो क्या होगा? थोड़ा कंप्रेस। थोड़ा कम होगा। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रेस होगा। और कोई भी मटेरियल है, जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं ना, सारे के सारे मटेरियल थोड़ा न थोड़ा कॉम्प्रेस होते ही होते हैं फॉर श्योर। तो अब लेट्स से इसका न्यू लेंथ हो गया एल डैश। तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये हुआ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि हम लोग इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज, अब ये कॉम्प्रेस हुआ है तो क्या करेगा, ये अपने पोजीशन पे वापस आने का कोशिश करेगा, राइट। तो इस मटेरियल के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है और इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एफ आर इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है इसके अंदर, और एट इक्विलिब्रियम एफ इक्वल टू एफ आर, और वो और कॉम्प्रेस नहीं होता है। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और यही मेरा एफ के बराबर हो जाता है रीस्टोरिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम। सर रीस्टोरिंग फोर्स एफ के बराबर नहीं होगा। अगर एफ के बराबर नहीं हुआ तो और कॉम्प्रेस होगा ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब रीस्टोरिंग फोर्स और एफ बराबर हो जाएगा, राइट। तो आपने डेफिनेशन क्या बोला था रीस्टोरिंग फोर्स का? रीस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन कुछ नहीं, मतलब ऐसा बोला कि अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल सब एक दूसरे के भी। पास आएंगे, हाँ। तो एक वहां पर उसको अपोज, मतलब वो अपने नेचुरल लेंथ पे जाने का टेंडेंसी होगा, और वहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ओके। तो हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को बोला रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया इज पाई आर स्क्वायर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। ए इज सी एस, पाई आर स्क्वायर भी लिख लेना ताकि याद रहे कौन सा एरिया। यहाँ पर एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन ये डिफाइन करता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जहां पर भी स्ट्रेन वर्ड आए, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल। सर आपने वो पाई आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर, ये जो ए है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। देन यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेन वाई। एरिया आपने क्या लिखा? एरिया को सी एस से लिखा है पाई आर स्क्वायर। अच्छा। Young's modulus is the property of the material.
सर देन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। ऐसा लग रहा है ना इस रेशियो से कि स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड कर जाएगा। हाँ नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और strain, it is constant for a particular material. सर ये It यंग्स is मॉडुलस y है या गामा? y, capital Y. Particular material. Done. अब जैसे यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डिफाइन किए हैं, वैसे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज जस्ट अपोजिट, कि मैं मान लो इसको खींच रहा हूँ बाहर, रॉड को बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, तो क्या होगा? रॉड इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रेशन ये इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करेगा और इसका रेडियस थोड़ा कम होगा, राइट? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर डेवलप होगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, अगेन इट इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस विल बी एफ अपॉन ए। यहाँ पर भी लेंथ इंक्रीज किया, दिस विल बी एल प्लस डेल्टा एल, एल नॉट। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ऑलवेज डेल्टा एल बाई एल, तो ये बनेगा डेल्टा एल बाई एल, एंड अगेन यंग्स मॉडुलस विल बी stress upon strain, that is force upon area divided by delta L upon L. Young's modulus. सर हमने एफ आर और एफ इक्वल क्यों लिया? क्योंकि एक हम लोग इक्विलिब्रियम का बात कर रहे होते हैं, तो इक्विलिब्रियम पहुंचने टाइम क्या होगा? दोनों फोर्स इक्वल रहेगा, इक्वल होगा। ठीक है? ओके, अब बात आती है यार कि मैंने ये सब चीज टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये इस चैप्टर में क्यों पढ़ा, थर्मल एक्सपेंशन में क्यों पढ़ा? कोई एग्जांपल बताओ जहां पर इसका एप्लीकेशन हो सकता है। सर वो कैविटी वाला कैविटी वाला नहीं, ऐसा एक्चुअली ऐसा देख लो, ये कौन सा था? 12 ना? हाँ, 12 नेक्स्ट हेडिंग दो, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस in a rigidly in a rigid fixed rod.
फिक्स्ड रॉड। अब मैंने रॉड को क्लैंप कर दिया है, क्लैंप मतलब उसको फिक्स कर दिया। जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, ये एक रॉड है, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, लेट्स से वॉल से, यहाँ पे फिक्स कर दिया वॉल से। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो ये रॉड का लेंथ इंक्रीज होना चाहेगा, सर बट थोड़ा क्या सा वॉल, ऊपर स्क्रॉल कीजिए। डन डन डन। ठीक है, तो ये क्या चेक करना चाहेगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा रॉड चाहेगा कि अपना लेंथ इंक्रीज करने, लेकिन क्या वॉल जो है वो इंक्रीज करने देगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, राइट? सही है। तो कितना, जैसे मान लो मैं अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, लेट्स से टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, तो न्यू लेंथ क्या होना चाहिए? न्यू लेंथ विल बी एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एल इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल डैश माइनस एल नॉट को मैं डेल्टा एल लिखा, एल डैश माइनस एल नॉट। अब मुझे क्या पता है, डेल्टा एल बाई एल नॉट जो यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज अल्फा डेल्टा टी, राइट? तो अगर ये अल्फा डेल्टा टी आ गया, इसका मतलब लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो राइट फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, स्ट्रेन ये है तो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस प्रोड्यूस विल बी y into strain. y into strain. Stress produced is equals to f upon a, that is y times of delta L by L, that is y alpha delta t। y तुमको गिवन होगा। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ सर वाई हम फाइंड कर सकते हैं ना नॉर्मल केस लेके? हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट करके तुम फाइंड कर सकते हो, वैसे जनरली तुमको y का वैल्यू दिया होगा। So topic क्या नाम लिखा है? क्या? हाँ, थर्मल स्ट्रेस इन अ रिजिडली फिक्स्ड रॉड। सर पर इसमें डेल्टा एल मतलब फिक्स्ड है ना दोनों साइड से, तो हाँ, तो इंक्रीज होना चाहिए था बट वो हो नहीं पा रहा है, और वही इंक्रीज नहीं होने के कारण वहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ओके। जैसे मान लो ऊपर वाला केस है, तो ये वाले केस में स्ट्रेन ना, तो जीरो होना चाहिए ना। हाँ क्या स्ट्रेन जीरो होना चाहिए? हाँ, स्ट्रेन जीरो होना चाहिए। मतलब स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, तो वहां पर तुम्हारा जो होना चाहिए, मतलब तुम तो बोलोगे मतलब हम चेन लोग लेंथ ऐसा जीरो सोच है। रहे हैं कि वो ऐसा नहीं हाँ होता तो फोर्स कितना लगता। हाँ, वो इतना नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेन जीरो प्रोड्यूस हो रहा है, बट एक्चुअल में अगर वहां पर क्लैंप नहीं होता तो स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होता, और उस स्ट्रेन के corresponding कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होता। हाँ हम तो लोग सर ऐसा सोच रहे इसमें थे। उससे कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेस आना चाहिए फिर तो। क्यों? ऊपर वाले में एक्चुअली में स्ट्रेस नहीं आएगा, ऊपर वाले में बस तुमको समझाया हो कि क्या हो रहा है। अच्छा वहां पर ओके। अगर तुम फिक्स करोगे ना तभी वहां पर स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस कैसे जैसे ऊपर वाले में क्या हो रहा है, अगर तुम दोनों तरफ से खींच रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ से तुमने क्लैंप कर रखा है, वो मूव नहीं कर सकता है आगे,
तो फिर हम लोग स्ट्रेस बोल रहे हैं, वहाँ पे डेवलप करा है। सर वो सब करो नीचे अपने वो फॉर्मूला डिराइव किया हाँ, स्ट्रेन प्रोड्यूस। स्ट्रेस वाला वो कैसे किया? स्ट्रेस क्या होगा, हमने देखा ना, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इन यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस। अच्छा समझा। तो ये था स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल को वाई की तरफ ले जाओ, तो वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल दैट इज वाई अल्फा डेल्टा टी। सर ये नहीं समझा, डेल्टा एल 0 है तो स्ट्रेन 0 होना चाहिए ना, समझे? डेल्टा, हाँ स्ट्रेन मतलब जीरो, मतलब तुम ऐसा समझो कि वहां पर होना चाहिए था जीरो, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेग्लिजिबल इतना नेग्लिजिबल कुछ तो चेंज हुआ होगा ना। नहीं, एक्चुअली ऐसा सोचो कि जब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका लेंथ बढ़ गया, राइट? एक्चुअल में लेंथ हाँ। इतना था, अभी इसका लेंथ बढ़ गया, तो एक्चुअल में ये लेंथ होना चाहिए था उस टेम्परेचर पे, बट ड्यू टू द वॉल्स अभी उसका इतना लेंथ है, तो लेंथ डिक्रीज हुआ ना, हाँ तो डेल्टा एल प्रोड्यूस हुआ वहां पे। मान लो ये टेम्परेचर टी नॉट पे था, मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सर तो फ्री था, उसमें कुछ नहीं था। एक मिनट रुको, पहले फिर ऊपर वाले पे रहता है, यहाँ पे देखो ये रॉड है, लेट्स से ये टी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे था, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो अभी क्या है, ये इंक्रीज नहीं हो सकता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे इतना बड़ा हो गया, बट क्या वॉल इसको इतना इंक्रीज में होने देगा, इसका लेंथ इंक्रीज करने देगा? अगर मैं दोनों साइड से वॉल लगा देता तो सर वेट बढ़ जाएगी ना पर। हाँ, विड्थ में थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो सकता है, वो हम लोग पॉइजन रेशियो जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना, तो फिर हम लोग विड्थ का बात करेंगे, वहां पे एक टर्म होता है पॉइजन रेशियो एंड ऑल, तो वहां पर तो अब क्या हो रहा है, इसका लेंथ इसी रॉड का अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस रखता तो इतना बड़ा होना चाहिए था, बट क्या मेरा वॉल उतना होने दे रहा है? नहीं, तो एक्चुअल लेंथ 30 डिग्री सेल्सियस पे ये होना चाहिए था और हो कम रहा है, तो वहां पर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? अभी फील आया? सर और होने देता तो स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता ना। अगर होने देता तो मतलब अगर दोनों इनसे फ्री होता तो फिर कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता, कोई स्ट्रेन नहीं होता उसमें, दोनों एंड फ्री होता, मैं सीधा टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया तो कोई स्ट्रेन नहीं है। तो स्ट्रेस नहीं है ना। सर तो हाँ, इस कोई स्ट्रेस क्वेश्चन नहीं में है। मतलब वो फॉर्मूला में डेल्टा एल है वो अलग है, मतलब जो नॉर्मल डेल्टा एल वही है, चेंज इन लेंथ, जितना नहीं हो पाया उतना चेंज है ना वो। हाँ, कितना नहीं हो पाया वैसे तुम बोल सकते हो, ओके सर। वैल्यू सेम ही आ जाएगा। सर फ्री होगा तो फ्री होगा तो वो सीधा आगे मूव कर जाएगा, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा वहां पर, स्ट्रेन होगा, लेकिन स्ट्रेन होगा, इंक्रीज इन लेंथ हुआ है, अगर तुम कंपेयर करो 20 और उस पे 30 पे, तो फिर हल्का सा चेंज हुआ है लेंथ का, तो फिर तुम स्ट्रेन बोल दोगे। डन। तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी, अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा होता तो क्या होता, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता, टेम्परेचर बढ़ा, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल? जैसे इस केस में मैंने टेंसाइल, तो अब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कराते तब क्या होता, टेम्परेचर डिक्रीज करते तो क्या होता, रॉड कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता, फिर कंप्रेसिव होगा हाँ। ना। कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्रेसिव होगा, तो रॉड क्या कॉम्प्रेस होने का कोशिश करता, बट क्या वॉल उसको कॉम्प्रेस होने देता, वॉल उसको कॉम्प्रेस होने नहीं देता, तो वहां पर वॉल जो है, जिससे मैं फिगर से दिखाता हूँ,
ये ऐसा है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रॉड ऐसा होना चाहेगा, बट वॉल नहीं होने देगा, तो वॉल इस पर क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। सर तो टेंसाइल होगा ना? हाँ सर, वो डिक्रीज होगा तो टेंसाइल। उल्टा हो गया। हाँ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर वॉल इस पर इधर फोर्स लगाएगा। हाँ, तो ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेंसाइल स्ट्रेस कब हुआ, ऊपर वाले में। तो टेम्परेचर घटाऊंगा तो टेंसाइल, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर कॉम्प्रेसिव। कंप्रेशन, यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल उसको अंदर की ओर पुश करेगा तो कॉम्प्रेसिव। ये फील आया सबको? टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। वैसे एल से की यंग्स मॉडुलस वाले क्वेश्चन अभी स्किप कर देना, एक दो क्वेश्चन होंगे, अगर डायरेक्ट हो जाना तो ठीक है। यंग्स मॉडुलस हम लोग पढ़ेंगे, फिर तुम क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल वाले तो कर ही लेना। सर ये चैप्टर हो जाएगा क्या आज? हाँ, आज खत्म हो जाएगा। अंदर बस खत्म ही हो ही गया, एक और लास्ट बचा है बस। इसके नेक्स्ट बाद क्या कौन है? सा? नेक्स्ट कैलोरीमेट्री, वो बहुत इजी चैप्टर है। सर हाँ सर ये आपने पूरा वो फ्री थर्मो का ही पार्ट है। हाँ, पूरा थर्मो का पार्ट है। सर आपने वो तो फ्री एक्सपेंशन में स्ट्रेस जीरो है ना? क्या क्या थर्मल इसलिए एक्सपीरियंस? नहीं सर, फ्री एक्सपेंशन में आपने बोला स्ट्रेस जीरो है ना? अगर तुम डायरेक्टली हीट कर दिए, जैसे मान लो तुमने फोर्स नहीं लगाया, केवल हीट किया, तो केवल हीट किया तो रॉड एक्सपैंड कर जाएगा, लेकिन वहां पर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा ना, कोई फोर्स डेवलप नहीं करेगा ना उतना ज्यादा, ऐसा कुछ। अंदर वाले मॉलिक्यूल तो करेंगे ना? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पहले भी फोर्स लगा रहा था, अभी भी फोर्स लगा रहा होगा। सर सर अच्छा सर, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके। क्वेश्चन, a brass wire a brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut is held taut between two rigid supports between two rigid supports. If the wire is cooled to a temperature, if the wire is cooled to a temperature of minus 39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire? What is the tension developed in the wire? If its diameter is 2 millimeter, अल्फा दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 5 and Young's modulus of brass दिया हुआ है 0.91 into 10 to the power 11 Pascal. सर टेंशन मतलब क्या, हमें स्ट्रेस निकालना है? हाँ, टेंशन इनटू मतलब एरिया फोर्स। कर देंगे। टेंशन मतलब फोर्स। टेंशन हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था ना स्ट्रिंग में, याद करो। हाँ हाँ, अपन एरिया नहीं करेंगे ना? सीधा फोर्स।
हाँ, तुम्हारा जो एक्सरसाइज 1 करके एक पीडीएफ भेजा था, उसमें पहला वाला पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन, वो पूरा सॉल्व कर लेना। और एचसी वर्मा पार्ट 2 का पहला चैप्टर, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिर 12th वाला है। हाँ, 12th में। Heat and temperature. हाँ, हीट एंड टेम्परेचर। सर माइनस साइन इग्नोर करेंगे ना? हाँ, माइनस फिर निकलना। सर 472.48 है क्या? 472 मेरे पास तो आंसर है 382, 380। सर उसके साथ नहीं। फोर 472.48 नहीं, मेरे पास 380 आंसर दिया है। तुमने रेडियस को ध्यान दिया ना, रेडियस और डायमीटर में फर्क। अरे सर हाँ वही किया क्यों मैंने। वही गलती हो गई रेडियस डायमीटर ले गया? सर, हाँ रेडियस ले लिया उसको। अच्छा, तो मुझे बताना क्या है, फाइंड द टेंशन। तो मुझे पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन ए डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स इक्वल टू ए वाई सर इधर अल्फा डेल्टा डेल्टा एल। टी नहीं यूज करेंगे। क्या? हाँ, डेल्टा एल में यूज करोगे ना, डेल्टा एल इज एल, एल अल्फा डेल्टा टी। जैसे डेल्टा एल को क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, अब्रास स्क्वायर बन रहा तो डायरेक्टली स्ट्रेन इक्वल टू अल्फा है। डेल्टा टी। स्ट्रेन इक्वल वो भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी जा सकते हो। यहाँ से आ जाएगा ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल को लिख दिया अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी, एल एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब मुझे सब कुछ दिया हुआ है। ए क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। सारा वैल्यू तो दिया हुआ है, मुझे एल दिया हुआ है ना। अब ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग और सर डेल्टा टी। एल का तो यूज ही नहीं है। हाँ, एल तो मुझे चाहिए नहीं, डी चाहिए, वाई चाहिए, अल्फा, तीनों सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिए हुए। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सर आंसर क्या बोले आप?
आंसर बस 3.8 380 दिया हुआ है यहाँ पे। एक बताओ क्या आ रहा है? सर वो जो एरिया होता है वो आप क्रॉस सेक्शन सीए से बोले ना? हाँ वो 2/RH होगा। नहीं 2πrs नहीं, पाई आर स्क्वायर। तुम जब यहाँ पे हिट कर रहे हो ना ऐसा, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो परपेंडिकुलर टू द फोर्स ये वाला एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सर 377 है। 370 आ रहा है। 370 आ रहा है, ठीक है 377 आ गया। हाँ सर 377। ओके फाइन। ठीक है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा। देन तो मैंने तुम्हारे ग्रुप पे एक असाइनमेंट भेजा। कहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एक बार बताइए ना। सेकंड स्टेप में जो आपने हाँ। वैल्यूज डाली वो कहाँ से ली है? ये वाली, ये तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ सर वो समझा, उसके नेक्स्ट स्टेप में जो है वो उसके नेक्स्ट स्टेप में मैं ए वाई और एल को वैसे ही छोड़ दिया। और ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल क्या होता है? ओके सर। एल अल्फा डेल्टा टी, और ये एरिया को सर पाई समझ डी स्क्वायर बेस पर पुट करो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13। सर ऊपर स्क्रॉल करो। इसमें लेंथ का यूज ही नहीं आया ना। लेंथ का यूज नहीं है। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट आता है 13, दैट इज एरर इन स्केल रीडिंग। एरर इन स्केल रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो तुमने देखा होगा बहुत सारा स्केल जो है वो स्टील का बना होता है। हाँ सर तो वर्नियर। अगर हम लोग, हाँ, अगर हम लोग उस स्केल का बात करें तो क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराए तो उसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, राइट? मतलब अगर ये स्केल जो था, जैसे ये मेरा स्केल है, ये यहाँ 0 रीड कर रहा है, यहाँ 15 रीड कर रहा है, एंड सो ऑन, जो भी है ऐसा कुछ रीडिंग है 15 से। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊं तो क्या होगा? ये लेंथ बढ़ जाएगा, ये लेंथ लेट्स से ऐसा हो गया। लेकिन जो रीडिंग था वो तो अभी भी 6 तक ही रहेगा, राइट? रीडिंग कभी भी 6 तक ही रहेगा, लेंथ इंक्रीज हो गया। तो मान लो एक धागा था हमारे पास, उसका मैं लेंथ मेजर कर रहा था, तो ये 5 यूनिट्स बता रहा है। तो वही धागा का अब कुछ और यूनिट बताएगा, कुछ और रीडिंग बताएगा। ये सर नो? हाँ सर। क्योंकि उसका जो उसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन, जो कैलिब्रेशन है वो खराब हो गया, जो उसका रीडिंग था वो गलत हो गया, क्योंकि स्पैन किया तो 2 यूनिट के बीच का जो सेपरेशन था वो बढ़ गया, राइट? यस। सो लेट्स से ये मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर टी नॉट पे डिजाइंड है, डिजाइंड फॉर टेम्परेचर टी नॉट, फॉर टी इक्वल टू टी नॉट। इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन टी नॉट है। तो अगर मुझे ग्रेटर देन टी नॉट वाला जो नया स्केल बन गया है उस पे मुझे कुछ रीडिंग आ रहा है, मुझे ओरिजिनल स्केल पे रीडिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सर वो जिस फैक्टर से एक्सपेंड हुआ है माइनस उससे डिवाइड डेल्टा कर देंगे। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, मैं दो केस बना रहा हूँ कि t इज ग्रेटर देन टी नॉट, तो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू स्केल रीडिंग
स्केल क्या करेगा, कम रीड करेगा, 4 ही रीड कर रहा है, जबकि एक्चुअल लेंथ क्या है 5। तो स्केल रीडिंग इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, right? And if t is less than t naught, the true value of length is equals to scale reading into 1 plus alpha delta t. यहाँ पर डेल्टा टी will be डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा टी पॉजिटिव रहेगा। से वही हुआ ना मतलब। हाँ वही हुआ। तो अगर हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे तो स्केल का जो रीडिंग है वो कम हो जाएगा, स्केल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ जो होगा, मतलब स्केल जो है वो कम रीड करेगा, मतलब सॉरी स्केल जो है वो ज्यादा रीड करेगा, मुझे तो कम करना होगा ट्रू वैल्यू के लिए। फील आया? सर मैं भी वही बोल रहा था ना, डिवाइड कर देंगे फैक्टर से। हाँ उसी फैक्टर से डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करना है ओके वो कर सकते हैं। सर नहीं समझा। नहीं समझे? ओके, कौन सा? दोनों दोनों में से कोई भी नहीं? नहीं मतलब इतना क्लियरली नहीं समझा दोनों। ओके चलो ठीक है, मैं एक केस लेता हूँ t ग्रेटर देन t नॉट वाला। लेट्स से ये स्केल है, रोटेशन है 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो जहां पर 1 आया था उससे थोड़ा आगे हो गया होगा 1, ये तो फील आ रहा है ना। हाँ हाँ 2 भी थोड़ा और आगे हो गया होगा, 3 भी थोड़ा और आगे हो गया होगा, एंड सो ऑन, राइट? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लो इसका लेंथ, कोई एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, उसका लेंथ लेट्स से 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर। तो अभी अभी भी उसका लेंथ क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन ओरिजिनली मतलब हाँ मैं मान रहा हूँ कि वो जो लेंथ है वो चेंज नहीं कर रहा है टेम्परेचर से। लेट्स से मैंने पेंसिल से एक लाइन बना रखा है और मैं उसका लेंथ मेजर कर रहा हूँ उस स्केल से at two different temperature. Let's say this is at temperature 20 degrees Celsius and this is at temperature 40 degrees Celsius. तो वो जो मैं पेंसिल से लाइन बना रखा हूँ उसका लेंथ तो चेंज करेगा नहीं, लेकिन दोनों स्केल जो रीडिंग दे रहा है वो क्या हो रहा है, अलग अलग रीडिंग दे रहा है ना, हाँ राइट? हाँ सर। तो कोई दोनों डेटा तो सही हो नहीं सकता है, कोई एक डेटा सही है। तो मैंने माना कि लेट्स से इट इज डिजाइंड या फिर इट इज कैलिब्रेटेड फॉर t इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे सही डेटा दे रहा है, राइट? हाँ अब मैंने इसी स्केल को ले गया, मैं ले गया एक गर्म जगह पे जहां पर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक्सपैंड कर गया होगा। तो अब यही स्केल जो ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस पे था, अब वो गलत डेटा दे रहा है, स्केल सेम ही है, गलत डेटा दे रहा है, राइट? तो लेट से हाँ ये स्केल तुम्हारा रीड कर रहा है 2.6, या फिर इतना ज्यादा एरर नहीं होता है, 2.993 ऐसा कुछ होगा, 99 लेट्स से। तो क्या हो रहा है, ये स्केल अब गलत रीड कर रहा है। तो अब इस गलत रीडिंग से एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालेंगे, फाइन? समझ गया सर। ठीक है, तो एक्चुअल रीडिंग विल बी 2.99 into 1 plus alpha delta t। तो सर ये बात हुई ऐसे स्केल की जो स्ट्रेच होती है ऐसे टेम्परेचर में। हाँ अल्फा दिया होगा तुमको, जैसे इसकी इसके वो जो था ना स्टील टेप, वो स्ट्रेच होगा, हाँ या फिर कॉपर का अगर बनाया तो वो भी स्ट्रेच होगा, फाइन? हाँ समझ अब गया लेकिन सर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों लेंथ इंक्रीज कर रहा हो, मैंने वो पेंसिल का नहीं यूज कर रहा है, मतलब एक लेट से दोनों अलग अलग मटेरियल का बना रहा है और दोनों स्ट्रेच कर रहा है टेम्परेचर पे,
तो वैसा भी एक सर क्वेश्चन करता थोड़ा है उसको ऊपर कर- कीजिए ना, कहाँ पे? बस सर यही। डन सर। क्वेश्चन 1 एक इजी था, फिर थोड़ा डिफिकल्ट। क्वेश्चन 1, a steel tape 1 meter long is calibrated for a temperature of 20 degrees Celsius. The length of a thread with this scale the length एक मिनट, the length of a thread was measured with this scale on a sunny day, temperature 40 degrees Celsius. Reading of the scale was 5.98 centimeter या फिर 6 centimeter ले लो, 6 centimeter. Find the actual length of the thread. Actual length of the thread. Alpha for steel tape is 10 to the power minus 5. Per degree Celsius. So 6.0012. 6.0012. ओके, ये स्केल ज्यादा रीड कर रहा होगा या कम रीड कर रहा होगा? कम रेट कम रेट कर रहा हूँ. कम रीड कर रहा होगा. ओके, so true value will be ग्रेटर greater. So true value equal to 6 into 1 plus alpha delta t. That is 6 plus 26 is 120 into 10 to the power minus 5. That is 6.0012 centimeter. Right? कोई दिक्कत? No, sir.
एक क्वेश्चन ट्राई करो। अब इसमें हम लोग सेम काम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा अलग सा है। A copper rod mm, a copper rod was at 20 degree Celsius। एक मिनट रुक जाना, रुक जा, मैं वर्ड्स में लिखता ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर फ्रेम कर दूंगा वर्ड्स में। अब मेरे पास एक कॉपर रॉड था, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे, और एक स्केल है, कॉपर रॉड और एक स्केल है, ये भी कैलिब्रेटेड फॉर 20 डिग्री सेल्सियस है, कैलिब्रेटेड फॉर 20 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से अल्फा फॉर कॉपर इज 10 to the power -5 per degree Celsius, and alpha for a scale is 5 into 10 to the power -5 per degree Celsius। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा तो क्या होगा? कॉपर रॉड का लेंथ भी इंक्रीज करेगा, स्टील स्केल का भी लेंथ इंक्रीज करेगा। तो अब मैंने टेम्परेचर इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस पे, इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर बोथ कॉपर एज वेल एज स्केल, copper rod as well as scale. Reading of the scale was let's say 20 centimeter. Find the length of the copper rod. Length of the copper rod at 20 degree Celsius. क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कैसे करेंगे वो नहीं, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? सर रिपीट कर दो एक बार। ओके, एक हमारे पास एक कॉपर रॉड है और एक स्केल है। कॉपर रॉड जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और स्केल जो है वो भी कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेटेड टू रीड करेक्ट डेटा एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमें बस अल्फा ऑफ स्केल और कॉपर दोनों दे रखा है। एक सनी डे में टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, तो कॉपर रॉड भी एक्सपैंड किया होगा, स्केल भी एक्सपैंड किया होगा, और इस टेम्परेचर पे स्केल जो है वो कॉपर का लेंथ 20 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। तो बताना है कॉपर रॉड का ओरिजिनल लेंथ क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन वर्ड्स में लिख दो क्या? नहीं सर, नहीं सर समझ गए। चलेगा? सर 20.03। 20.03 अप्रोच बता यार, सॉल्यूशन ऐसे नहीं पता मुझे, क्वेश्चन तो अभी तुरंत बना। सर पहले सर तो उसका हम लोग कॉपर रॉड का अज्यूम नहीं करेंगे, लास्ट में हाँ। माइनस कर देंगे उसका एक्सपेंशन। ओके, स्टार्ट कैसे करें अप्रोच? सर नहीं तो उसका जो एक्सपेंडेड लेंथ होगा कॉपर रॉड का, उसी हाँ। को इक्वल टू स्केल रीडिंग इनटू इसका एक्सपेंडेड लेंथ। एक मिनट एक करके आता है।
लेट्स से कॉपर एक्सपैंड हो गया, ठीक है, ये कॉपर रॉड है और 60 डिग्री सेल्सियस पे स्केल भी है, 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, स्केल 60 डिग्री सेल्सियस पे। अभी स्केल कितना रीड कर रहा है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि कॉपर एक्सपैंड नहीं हुआ है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। हाँ तो सर ऐसे। लेट्स एज्यूम कि कॉपर एक्सपैंड नहीं हुआ है, तो स्केल 60 रीड कर रहा है। दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एट 60 डिग्री सेल्सियस कितना है? स्केल जो है वो ज्यादा रीड कर रहा होगा या कम रीड कर रहा होगा? कम रीड कर रहा होगा। कम रीड कर रहा होगा, तो ट्रू वैल्यू के लिए 1 प्लस अल्फा स्केल इंटू डेल्टा टी कर दे, राइट? यस सर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एट 60 डिग्री मुझे मिल गया 20 इंटू अल्फा स्केल कितना दिया था, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी वाज 20 से 60 ना, हाँ, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया 20 इंटू 1 प्लस 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये आ गया 20 प्लस ये क्या बन जाएगा, 2 टू द 4, 4000, 0.04, दैट इज 20.04 सेंटीमीटर। ये कितने डिग्री पे था? एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करें? सर अब कॉपर के सर वायर एट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। सर तो अभी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा। हाँ, तो लेंथ एट 60 इज इक्वल टू लेंथ एट 20 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा कॉपर डेल्टा टी। हाँ सर। तो लेंथ एट 60 मुझे पता है 20.04 इज इक्वल टू लेंथ एट 20 इंटू 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 40। तो यहाँ पर लेंथ एट 20 मिल जाएगा 20.04 अपॉन 1 प्लस 1.004 तीन जीरो 1.0004। 1.123 0004, क्या आ जाएगा आंसर? 20.03 हाँ यही ट्वेंटी आया। पॉइंट 03 जीरो थ्री ओके। ट्वेंटी पॉइंट जीरो थ्री, इजी था। हाँ सर इजी था। सर एक बार लास्ट पार्ट वापस बता दिया, मुझे वो समझ में आ गया 60 डिग्री पे 20.04 था, उसके आगे नहीं ठीक है, आया। उसके बाद में मुझे लेंथ ऑफ कॉपर रॉड एट 60 डिग्री सेल्सियस पता है, मुझे 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो एल इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लगा दो। अच्छा वो लीनियर एक्सपेंशन में पहला पढ़ा था ना, सबसे पहला वाला पॉइंट, एल इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस सर। ठीक है, बस वही लगा दिया। सर हाँ, सर वो तो आपने 20.04 तो अज्यूम किया है कि कॉपर का ये नहीं है, और क्या बोलते हैं, कॉपर का लीनियर कोएफिशिएंट नहीं है। कॉपर का लीनियर, सर आपने वो 20.04 निकाला, आपने अज्यूम किया ना कि कॉपर एक्सपेंड नहीं हो रहा। हाँ, कॉपर एक्सपैंड नहीं, मतलब मैंने माना कि जैसे मान लो अगर कॉपर का 60 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितना है वो निकालने के लिए एक्चुअली में क्या हुआ है, स्केल भी एक्सपैंड कर गया है। तो स्केल भी मुझे गलत डेटा दे रहा है, राइट? स्केल जो 20 रीड कर रहा है वो भी गलत रीड कर रहा है ना। तो मैंने पहले निकाला कि एक्चुअल क्या होगा कॉपर रॉड का लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस, वो मुझे मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मुझे 60 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का लेंथ मिल गया, उसके बाद तो मैं 20 पे निकाल नहीं सकता हूँ, राइट? यस सर। और किसी को कोई डाउट? आज की क्लास में कहीं पे भी किसी को कोई डाउट?
नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे ग्रुप पे मैंने एक असाइनमेंट भेजा है, वो असाइनमेंट और एक्चुअल में कंप्लीट कर लेना, ट्राई करना कंप्लीट हो जाए। और प्लैटिनम में ऐसा कुछ स्केल वाला होगा ना, जैसे प्रेशर स्केल और ऐसा कुछ भी स्केल का बात करें तो वो सब अपने सिलेबस में नहीं है। प्लैटिनम स्केल, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, तो वो सब अपने सिलेबस में नहीं है। वैसे वो भी तुम्हारा वो जो फॉर्मूला होता है ना स्ट्रेट लाइन के स्लोप वाला, उससे तुम्हारा वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर कौन सा प्लैटिनम स्केल वाले? हाँ, प्लैटिनम स्केल, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम स्केल थर्मोमीटर, वो सब उससे हो जाएगा। सेम चीज चलेगा। तो अगर रीड करना होगा तो अच्छे में रीड करना समझ में आ जाएगा, सेम चीज है। फाइन, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो एक असाइनमेंट पे जाओ, काफी इजी है, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वो ट्राई करना। ट्यूटोरियल 2, एक्चुअली ट्यूटोरियल 2 अपना थर्मल एक्सपेंशन है, ट्यूटोरियल 1 जो है वो कैलोरीमेट्री है, तो ट्यूटोरियल 1 मैं इसके बाद भेज दूंगा, कैलोरीमेट्री के बाद। फाइन, यस यस सर। यस सर। चलो फिर, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।